बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि पाकिस्तान में सहाफ़त करना नामुमकिन हो चुका है। सच बोलने वालों को पकड़ा जा रहा है और अगर आपकी कही हुई बात किसी को पसंद नहीं आती तो समझ लें कि आपका बुरा वक्त पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। दो मजीद एंकर्स को जी ऑफ एयर कर दिया गया है। पहले हबीब अकरम साहब को सुनो टीवी से और फिर उसके बाद पारस जहांजेब को भी इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया है और उन्होंने अपनी ट्वीट में ये लिखा कि मैंने बाज नागुज़ीर वजूहात की बिना पर सुनो टीवी से इस्तीफा दे दिया। मैं इन सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे हक में बात की। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखेगा। अच्छा, अब कुछ दिन पहले हुआ क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। चंद दिन पहले ना नबील कबूल साहब उनके प्रोग्राम में गए, एक पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, तो नबील कबूल साहब ने उन्हें कहा कि मेरे पास मालूमात हैं कि आपको भी जल्द ऑफ एयर कर दिया जाएगा चूंकि आप बहुत ज्यादा बोलती हैं। इसके बाद पारस ने ये कहा कि इज्जत और जिल्लत देने वाली खुदा की जात है, तो इंशाल्लाह देख लेंगे कि क्या होता है। अच्छा, उन्होंने ना एक और बात कही थी कि एक सेठी साहब है, उनके पास चिड़िया है, तो मेरे पास दो चिड़िया हैं और इन दोनों चिड़ियों ने मुझे ये बताया कि पारस को हम ऑफ एयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी और भी पाकिस्तान के अंदर आपको इसी किस्म की खबरें अब सुनने को मिलेंगी। मैंने आपको ना जो हबीब साहब का एपिसोड हुआ उससे पहले बता दिया था कि अब ये सिलसिला शुरू होने वाला है। पाकिस्तान में हर चैनल की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। जो एंकर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बात करेगा, व्हेन वी से के अगेंस्ट द स्टेट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अगर आप बात करेंगे तो जनाब फिर आपको तुन दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर सहाफत करना शायद अब इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग जिससे भी आप फोन करें पाकिस्तान में, वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो पाकिस्तान को छोड़ दे और लोग दूसरी नौकरियां तलाश कर रहे हैं, प्रोफेशन अपने चेंज कर रहे हैं। जो इस निजाम से लड़ नहीं सकता वो कहता है कि यार छोड़ो, पाकिस्तान में तो हमेशा यही सब कुछ चलेगा। तो लोगों के सर हौसले तोड़े जा रहे हैं। ये सहाफत अब पाकिस्तान में आपको होती हुई नजर नहीं आएगी। तलत हुसैन साहब के बारे में मैं आपको बताता हूं। उन्होंने भी एक ट्वीट कर दी है कि मुझे ऑफ एयर कर दिया गया और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं भी कुछ दिनों के लिए समा की स्क्रीन से ऑफ एयर रहूंगा और इसके साथ ही यूट्यूब पर भी अपना शो जो है वो नहीं करूंगा। तो अब कोई से पूछे ना कि जो तलत साहब थे, तलत हुसैन साहब, वो इमरान खान पर तनकीद करते हैं, वो एक खास किस्म की सहाफत आपको करते हुए नजर आएंगे और पिछले कुछ अरसे से जी ये सब कुछ हो रहा है। जब से इमरान खान के दौर में इनके ऊपर पाबंदी लगी, जियो पे इनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया, तो उसके बाद जो हमें तलत हुसैन की सहाफत नजर आई वो एंटी इमरान खान थी। लेकिन इनके साथ क्या हुआ पता ही चलता है कि कुछ दिन पहले इन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को टैग करके मुखातिब करते हुए एक ट्वीट की और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने कुछ बातें कही थी, यानी जो तर्ज हुकूमत है और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो हुकूमतें चला रहे हैं, इनके अल्फाज क्या थे, मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। आपको पता लग जाएगा कि इन्हें भी इस चीज की सजा दी गई। अब ये भी समझ नहीं आती कि ये किसकी टीम की तरफ से खेल रहे हैं, या फिर इनको कभी कभी ख्याल आता होगा कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूं ये सही नहीं है, लिहाजा उन्होंने ट्वीट कर दी। तलत साहब ने लिखा, द प्रॉब्लम विद द एस्टेब्लिशमेंट इज दैट इट इज ट्राइंग टू नॉक आउट one set of jokers to a small set of new jokers. If it had allowed real politics and the politicians to play the game, they would have found an adequate answer to the Imran challenge. But no, it had to produce its own clowns in the vain hope that they would eat up the previous ones. तो भाईजान फिर नतीजा क्या निकलना था, वो नतीजा आपके सामने है। फवाद चौधरी साहब ने जी इसका बड़ा जबरदस्त जवाब दिया कि डोंट कम बैक, यू आर टू मनहूस टू बी ऑन द टेलीविजन। तो सर तलत हुसैन ने ऑब्वियसली वक्त पड़ने पर अपनी सहाफत को भी तब्दील किया। सहाफी सर वही है जो आपको, अगर आप सच के साथ खड़े हैं ना तो आपको सच के साथ ही खड़ा रहना है। ये नहीं हो सकता कि आप नजरिए जरूरत के तहत अपनी सहाफत का रंग ही बदल दें। अब ये इसका एक नतीजा जी, पाकिस्तान से बाहर दुनिया आपको किस नजर से देख रही है ये मैं आपको बता देता हूं कि वाशिंगटन में कायम गैर सरकारी तंजीम है जी फ्रीडम हाउस, उसने 2025 की अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें दुनिया भर के ममालिक में शहरी आज़ादियों का एक बाकायदा जायजा लिया गया है। रिपोर्ट में ये लिखा गया कि गुज़िश्ता साल के दौरान
पाकिस्तान समेत 60 ममालिक में शहरी आजादियों में कमी देखी गई, जबकि 34 ममालिक में बेहतरी आई। पाकिस्तान के अंदर ये जो आजादी है ना, इसे सल्ब किया जा रहा है। सच बोलने की आजादी, सांस लेने की आजादी, सच देखने की आजादी, सच लिखने की आजादी, सवाल करने की आजादी, राइट्स जो आपके हैं उन्हें सल्ब किया जा रहा है। और दुनिया पाकिस्तान के हालात को ऑब्जर्व कर रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका की जी एक रिपोर्ट आई और उसमें लिखा गया कि पाकिस्तान की मजमुई जो उसका स्कोर है वो मजीद इसमें कमी हुई और इसे 100 में से सिर्फ 32 पॉइंट दिए गए, जो शहरी आजादियों के हवाले से एक कमजोर दर्जा बंदी जाहिर करता है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को नीम आजाद मुल्क करार दिया गया। आजादी नहीं है, यहां पर आपको एक खास किस्म का सेट ऑफ माइंड नजर आएगा जो मखसूस लोगों को पर्सोनिफाई करके और अपना जो ब्रांड है वो प्रमोट कर रहा है। यानी पंजाब के अंदर एक खानदान की हुकूमत और वो जो काम कर रही है बीबी, उससे अच्छा आपको पाकिस्तान की सियासत में कोई ऐसा सियासतदान नजर नहीं आएगा जो जैसे काम उसने किए। ये आपको रात दिन बताया जा रहा है। आप जब भी पाकिस्तान के किसी टेलीविजन चैनल को आप ट्यून करें तो आपको वहां पर सिर्फ मरियम की वीडियोस चलती हुई नजर आएंगी। मरियम की इश्तिहार की जो कैंपेन है वो आपको होती हुई नजर आएगी और ये बहुत महंगी कैंपेन है, याद रखिएगा, ये कोई सस्ती कैंपेन नहीं है। और पर सेकंड के हिसाब से आपको पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को ही पैसे देने पड़ते हैं। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स का भी जी एक सिस्टम लगा हुआ है और बाज बीरबल रऊफ कलासा जैसे तो आपको ये भी कहते हुए नजर आएंगे कि अच्छा है यार, लोगों की नौकरियां रोजी रोटी लगी हुई है, जितना इश्तिहार आएगा मालकान पैसे नहीं देते। आपने कभी क्लासा साहब इनके अकाउंट्स देखे? आपने कभी पाकिस्तान के जो बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स हैं इन नेटवर्क्स की हकीकत आपने कभी इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है? आपको शायद मालूम है, आप बोलना नहीं चाहते कि इनके ये फ्रंट बिजनेसेस हैं, असल बिजनेसेस इनके कुछ और हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेलीविजन चैनल्स जो अब हमने पिछले 10 से 15 साल में बनते हुए देखे हैं, उनका बिजनेस या तो रियल एस्टेट है या तालीम है या फिर कुछ और है। मीडिया हाउसेस को खोलने का सिर्फ एक मकसद था कि पाकिस्तान में आपने हुकूमत को टक्कर देनी हो तो आप कहें कि भाई हमारा टीवी चैनल है तो हम तुम्हारे खिलाफ खबरें भी लगाएंगे, इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, क्योंकि हमारा बड़ा वसी नेटवर्क है। और ये काम कोई एक अदारा नहीं करता, आपको तमाम इदारे ही करते हुए नजर आएंगे ताकि उनको एक शेल्टर मिलता रहे। हुकूमत के साथ गठजोड़ होगा, हुकूमत की खबरें होंगी, हुकूमत के इश्तिहारात होंगे। और रऊफ क्लासा साहब कहते हैं कि जनाब इनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, अच्छा इश्तिहारात आ रहे हैं। ये हमारी आज की 2025 की सहाफत है और इस सहाफत के जरिए पाकिस्तान के अंदर एक नया ब्रांड आपने सहाफत का, सियासत का, अदलिया का, पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव का, पाकिस्तान के निजाम का आप इसे परवान चढ़ते हुए देख रहे हैं। शख्सी आजादियों के इंडेक्स में भी पाकिस्तान की कारकर्दगी पहले की निस्बत जी मजीद नीचे चली गई है। जो मुल्क में सियासी और समाजी आजादियों पर बढ़ती हुई पाबंदियों को जाहिर करता है। आपके मुल्क के अंदर लोगों को इसलिए उठाकर FIA उनके ऊपर मुकदमात जो है वो दर्ज कर रही है कि उन्होंने ट्वीट क्यों की। अगर तो सर देखें पाकिस्तान के अंदर रियासत मुखालिफ अगर कोई ट्वीट है जिसमें पाकिस्तान की सालमियत खतरे में पड़ गई तो बिल्कुल ठीक है, आप कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन किसी शख्स के खिलाफ, अगर मरियम के खिलाफ ट्वीट हुई तो ज़हीम लगारी को आपने उठा लिया, बाकी लोगों को उठा लिया, तो सर ये आपको पाकिस्तान के अंदर अब ये एक आम सी बात लगती है, इसलिए लोग परेशान हैं। मैं आपको हकीकतन ये बात आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। कल से लेकर आज तक मुझे पाकिस्तान से कुछ 4 से 5 कॉल्स आ चुकी हैं ऐसे दोस्तों की जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, जो पाकिस्तान को छोड़कर किसी दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपनी या तो सहाफत करना चाहते हैं या फिर इस सहाफत को हमेशा के लिए खैर बात कहना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात, अब जो जमीन है वो तंग कर दी गई और ऐसी एक आपको सिचुएशन में डाल दिया गया, या तो आप उनकी बात करेंगे या फिर आप अपने मालकान की बात करेंगे, आप सहाफत की बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान में इंटरनेट की आजादी में पाकिस्तान को 100 में से सिर्फ 27 नंबर दिए गए। पाकिस्तान का इंटरनेट की आजादी में स्कोर जनूबी एशिया में सबसे कम है और रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में ज्यादातर तनकीद 2024 में होने वाले आम इंतखाबात, मजहबी अकलियतों की सूरत हाल के तनाजुर में की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अगरचा बाकायदगी से कसीरुल जमाती इंतखाबात होते हैं, लेकिन 2024 के आम इंतखाबात में फौज ने हुकूमत की तश्कील और पॉलिसी साजी में गैर मामूली असर रसूख का इस्तेमाल किया, जिसका जिक्र किया जाता है। आप खामोश करवाने की लोगों को कोशिश करते हैं, लेकिन सर इस रिपोर्ट का क्या करेंगे जो पूरी दुनिया ने पढ़ भी ली है
اور آپ کی ڈیموکریسی کی حقیقت وہ بخوبی جانتے بھی ہیں۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ پاکستانی فوج اور ریاستی ادارے میڈیا کو ڈرانے دھمکانے میں ملوث رہے، جبکہ طاقت کے غیر قانونی استعمال پر انہیں جواب دہی سے استثناء حاصل رہا۔ 2024 کے عام انتخابات کے حوالے سے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ان میں دھاندلی ہوئی، سیاسی امیدواروں اور الیکشن ورکرز کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، الیکشن قوانین میں رد و بدل کیا گیا اور ریاستی وسائل کا غلط استعمال کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں 2024 کے انتخابات میں دھاندلی اور ریاستی مداخلت پر سوالات اٹھا چکی ہیں، لیکن ویورز، پاکستانی حکومت ان الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد ہمیشہ کرتی ہے۔ آپ نے 2 دن پہلے دیکھ لیا، قومی کانفرنس ہونی تھی، پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہونا چاہتی تھی، آپ کو رینجرز وہاں پر نظر آئے گی، ایف سی نظر آئے گی اور پولیس کے لوگ نظر آئیں گے، لیکن جب سوال کیا گیا حکومت سے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے سیکیورٹی کے لیے وہاں پر ان لوگوں کو بھیجا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جناب کسی کو نہیں روکا۔ اگر آپ وہ ویڈیو جا کر دیکھ لیں جس میں مینیجر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میڈم ہمارے حال پر رحم کریں، آپ ہماری جان چھوڑ دیں اور آپ کو دوسرے روز اجازت نہیں ملے گی، اور وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، کرنے والے کچھ نہیں ہیں، لیکن حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور صرف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں پاکستان میں ایک جمہوریت کے حوالے سے رپورٹ آئی جس میں پاکستان کی مزید تنزلی آپ کو اس میں نظر آئے گی۔ فافن کی رپورٹ بھی آئی جس میں الیکشن میں بے ضابطگیوں کا باقاعدہ پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ پاکستان جمہوریت میں بدترین کارکردگی دکھانے والے 10 ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ آمرانہ طرز حکومت رکھنے والا ملک پاکستان کو قرار دیا جا چکا ہے۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی عالمی درجہ بندی 6 درجے کم، ڈیموکریسی انڈیکس میں 124ویں نمبر پر آپ کو دکھایا گیا، اور انڈیکس 5 بنیادوں پر یہ اس کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ کرائیٹیریا کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس میں سب سے ٹاپ پر ہے جی انتخابی عمل، ڈیموکریسی پاکستان کے اندر کیسی ہے یا کسی بھی ملک کے اندر ڈیموکریسی کی کیا سچویشن ہے، اور جو پروسیس ڈیموکریسی کا ہے کیا وہ شفاف ہے یا نہیں ہے، حکومت کی فعالیت کہ کتنی آپ کو حکومت جو ہے وہ کام کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور پھر حکومت برائے نام تو نہیں ہے، کٹ پتلی تو نہیں بیٹھے ہوئے، اردلیوں کی حکومت تو نہیں ہے، اس کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ سیاسی شرکت، پولیٹیکل انوالومنٹ ان دا پروسیس، لوگ الیکشن ہوتا ہے کتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہ بھی ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے۔ سیاسی ثقافت، پولیٹیکل کلچر کیا ہے، لوگ سیاسی جماعتوں کے ذریعے تبدیلی پر یقین رکھتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ذریعے کسی بھی ملک کے اندر تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے، اس کا طریقہ کار وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے اندر ہی ہوگا۔ اگر ڈیموکریٹک ویلیوز کو آپ آن نہیں کرتے تو پھر obviously آپ کا انڈیکس نیچے جائے گا۔ شہری آزادی بھی اس کے اندر آپ کو شامل نظر آئے گی، کیونکہ جب کسی سٹیزن کو آزادی نہیں ملتی نا، اور وہ صرف اس ریاست کا ایک فرد ہوتا ہے جس کو اپنے حقوق ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے حقوق کیا ہیں اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے، وہ بتا بھی نہیں سکتا بیچارہ، کیونکہ اسے کبھی ان حقوق کے بارے میں بریف ہی نہیں کیا گیا، اور وہ صرف ایک چیز کر رہا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، روزی روٹی کی تلاش میں اپنے بچوں کی نکلتا ہے اور شام کو گھر آ جاتا ہے۔ تو سر یہ اس کی زندگی ہے، باقی سب یہ ملک جو ہے یہ شکارگاہ ہے ان سیاستدانوں کا، ان سیاستدانوں کے بچوں کی، اور پھر obviously کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ پتن کی بھی رپورٹ جی الیکشن کے حوالے سے آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن پتن کا دفتر آپ نے بند کروا دیا اور الیکشن کمیشن نے ان رپورٹس کو بے بنیاد قرار دیا۔ لے جائیں آپ پتن والوں کو بھی اٹھا کر، اور جو لوگ پاکستان میں سچ بولتے ہیں ان کے ساتھ سر یہی سلوک ہو رہا ہے، ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے اور لسٹیں تیار ہو رہی ہیں۔ اگر آپ ان کے قبیلے سے نا تو پھر آپ سارا دن بیٹھ کر جھوٹ بولیں کہ بنی گالا میں دیکھیں جادو ٹونا ہوتا تھا اور وہاں پر کس قسم کے لوگ آتے تھے، آپ کو کس نے پکڑنا، کسی نے نہیں پکڑنا۔ لیکن کیونکہ آپ اگر حکومت پر تنقید کریں گے تو جھوٹ کو بھی یہ سچ بنا کر پیش کریں گے۔ پھر شہباز سرکار نے عوام کو ایک ریلیف دیا جی، پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 50 پیسے کمی کر دی ہے، اور پاکستان کی عوام کو تو اسی قسم کا ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور اس ڈیولپمنٹ کا تعلق امریکہ سے ہے جی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر جو وہاں پہ جی ان کے ساتھ سلوک ہوا، جو ملاقات ایک جھگڑے میں تبدیل ہو گئی اور ویڈیوز کی وائرل ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت خاص طور پہ یورپی یونین کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ برطانیہ کہاں سٹینڈ کرے گا اور یورپی یونین کہاں سٹینڈ کرے گا، اب یہ بڑا سوال ہے۔
पिछले कुछ दिनों से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी गए थे जी, और जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया उनके साथ था वो भी कोई इतना अच्छा नहीं था। अब पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में क्या है, इसका असर पाकिस्तान में क्या पड़ेगा और मौजूदा हुकूमत के लिए ये पूरी सिचुएशन किस तरह से इनके लिए वाइबल है। अच्छा, अब ये यूक्रेन के सदर हैं जी, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों के सामने यूक्रेनी सदर की अमेरिकी सदर और नायब सदर से तकरार होती रही, जिसकी वीडियो कैमरों में महफूज हो गई। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, ये सफारती आदाब के भी खिलाफ था। जब आप किसी के साथ बैठते हैं, इफ देयर इज अ डिफरेंस तो उसको बंद कमरों में तय किया जाता है, और जब आप मीडिया के ऊपर अपीयरेंस देते हैं तो ऑब्वियसली मुस्कुराते हुए चेहरे आपको नजर आएंगे, आप हाथ मिलाएंगे और अपने डिफरेंसेस को साइड पर रख दिया जाता है। और ये जो आज की मुलाकात थी, एक पैगाम पूरी दुनिया को गया है कि डोनाल्ड ट्रंप बता रहा है कि भाई मैं ताकतवर हूं और जो हमारा दुश्मन है हम उसको उसके घर छोड़कर आएंगे, और हमारे घर में बैठकर आप हमें धमकी नहीं लगा सकते। ये अक्रॉस द बोर्ड दुनिया के जितने भी ममालिक हैं और जहां जहां पर भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, जो इनके दोस्त हैं, जो इनके दुश्मन हैं, ये सबको पैगाम किया। चूंकि इससे पहले कभी भी ये गैर मामूली वाकया है जो आज कैमरों की आंख ने इसे महफूज किया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आप हमारी वजह से इस जंग से सही सलामत निकल सकते हैं। अगर आपकी फौज के पास हमारा दिया हुआ अस्करी साजो सामान नहीं होता तो ये जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाती। लाइन ऑफ डिफेंस है ना, फौजी साजो सामान को देखेंगे जिससे आपने लड़ना है, और अगर पीछे से आना बंद हो जाए तो फिर जंग खत्म हो गई। आपके पास डिफेंस कोई नहीं होगा, और रशिया ने पुतिन साहब ने अपनी फौजों को आगे धकेलना था और सब कुछ खत्म हो जाता है। ये जंग लिंगर ऑन कैसे की? बरतानिया मदद कर रहा है, यूरोपीय यूनियन मदद कर रहा है, अमेरिका मदद कर रहा है, जिसका उन्होंने बार बार जिक्र किया कि हमारे पैसों से तुम ये जंग लड़े और हमें तुम आंखें दिखाते हो। ये उसका क्रक्स था इस पूरी मुलाकात का। फिर ट्रंप ने मुलाकात में मीडिया नुमाइंदों की मौजूदगी लाजमी इसलिए की कि ताकि दुनिया को पता चले कि यार ये जिससे हम कह रहे हैं कि जंग खत्म कर दो, सुलह कर लो और आगे बढ़ें, और मादनियात के ऊपर जो कर्जा, जो पैसे हमने तुम्हें दिए और जिससे तुम जंग लड़ रहे हो, ये हमारा पैसा है, और अमेरिका को पैसा तुम्हें कैसे वापस करना है, मादनियात हम निकालेंगे और हम लेकर चले जाएंगे, और ये एक वाहिद रास्ता है। लेकिन मुआहिदा कोई दस्तखत इसके ऊपर नहीं हुए। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से ये भी कहा कि आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके पास ऑप्शंस नहीं, आपके लोग मर रहे हैं और आपको फौजियों की कमी का सामना है। आप तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल ले रहे हैं, आप इस मुल्क यानी अमेरिका की तौहीन कर रहे हैं, आप हमें अहकामात देने की पोजीशन में नहीं है। उसने बार बार ये बात कही थी कि यार तुम्हारे पास कौन से कार्ड्स हैं और तुम क्यों। अच्छा, पावर के अंदर ना यही कुछ होता है। आप जब किसी को अपने सामने बिठाते हैं तो आपको उसकी औकात पता होती है कि इसके मुल्क के हालात क्या हैं, इसकी जंग को तो हम सपोर्ट कर रहे हैं और हम जो इसे कहेंगे ये वैसे ही करेगा। आपके पास ऑप्शंस नहीं है। अब देखना ही होगा कि इस एपिसोड के बाद यूरोपीय यूनियन इसका क्या जवाब देता है, और फिर दूसरी तरफ बरतानिया इस हवाले से क्या कहता है, क्योंकि आज बरतानिया के साथ भी सब कोई अच्छी नहीं हुई, और ये अल्फाज थे डोनाल्ड ट्रंप के कि आप भी पुतिन से जो जंग है वो हमारे बगैर जीत नहीं सकते, या जीत सकते हैं। तो इसके ऊपर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो थे वो मुस्कुरा दिए और उनके पास भी जवाब नहीं था। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि यूक्रेन को सिक्योरिटी जमात अमेरिका नहीं, यूरोप की जिम्मेदारी है। चाहते हैं कि अमेरिका यूक्रेन की मदद बंद ना करे। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूस ने 30,000 से जायद बच्चों और दीगर शहरियों को अगवा किया, लोगों की वापसी चाहते हैं। ट्रंप की जानिब से यूक्रेनी सदर को कहा गया कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। आपने कभी तस्वुर किया है, जस्ट इमेजिन करें, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वहां पे बैठे हों और आपके प्राइम मिनिस्टर को कहा जाए कि जनाब आप ये जो बार बार बात कर रहे हैं, आप बहुत बोल रहे हैं और आप इस टोन में मेरे साथ बात ना करें, तो सर साड़ी की रह जाएगी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत का वो पहलू है जो आज पूरी दुनिया को नजर आया। बंद कमरों के अंदर ये बातें हो सकती थी, लेकिन आज कैमरों के सामने ये बातें की गई और पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम दे दिया कि भाई हुकूमत मैं कर रहा हूं और जैसे मैं चाहता हूं वैसी हुकूमत करूंगा और मेरे से बच के रहना, और मेरी किताब में इनकार नहीं है, जिस चीज को मैंने कह दिया होना है वो होकर रहेगी। मुलाकात में जी जो अमरीकी नायब सदर थे वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन का रास्ता अमरीकी सफारती कोशिशों से होकर गुजरता है। पहले खुद तो जरा सफारती आदाब सीख लें कि आपने घर में बुलाकर किसी मेहमान के साथ कैसा सलूक करना है, और अगर ये मामला किसी न्यूट्रल जगह पर हो रहा होता या न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर तो फिर आप जो मर्जी एक दूसरे के बाल खींचते मारते, लेकिन बंद कमरों में सब कुछ होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये इंतहाई गैर मामूली विजुअल्स और गुफ्तगू हमने आज
पूरी दुनिया ने जी आज ये मीडिया के ऊपर देखे। यूक्रेनी सदर की जानिब से कहा गया कि हमने रूसी सदर के साथ मुआहिदा किया लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। आप किस किस्म की सफारतकारी की बात कर रहे हैं? गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इस मुलाकात के बाद अमेरिका और यूक्रेन के सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि मैं जानता हूं कि पुतिन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मुझे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, इन्होंने कहा कि यार तुम जाकर हमारे ओपोनेंट्स के लिए वोट मांग रहे थे, उनकी सपोर्ट कर रहे हो, तो क्यों कर रहे थे? तो ये भी इनको गुस्सा है और उन्होंने बकायदा जिक्र किया और किसी एक जगह का नाम भी लिया कि तुम वहां पर गए और हमारे ओपोनेंट्स यानी जो डेमोक्रेट्स हैं तुम उनके लिए लॉबिंग कर रहे थे। किस बुनियाद के ऊपर लॉबिंग कर रहे थे? तो इसका भी उन्होंने गुस्सा निकाल दिया। और ज़ेलेंस्की के जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से जो इंटरेक्शन किया उसमें उन्होंने कहा कि मैं अमन की बात कर रहा हूँ, ये जंग की बात कर रहा है। तो अमन की बात तक तो ठीक है, लेकिन जो आदाब सफारतकारी के हैं उन्हें अगर सामने रखकर बातचीत आगे बढ़ाई जाती तो शायद ये तमाशा ना लगता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बता दिया कि मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं और मुझे कोई इनकार नहीं कर सकता, और अगर कोई इनकार करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिसका जिक्र उन्होंने किया। लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यूअर्स ये बात थी, जो नायब सदर वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि तुम हमारे मुखालफिन के लिए ये जो लॉबिंग कर रहे हो क्यों कर रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने दोस्तों को भी नहीं भूलते और अपने दुश्मनों को तो बिल्कुल भी नहीं भूलते। और वो लोग जो इनके दुश्मनों के लिए लॉबिंग करते हुए आपको नजर आएंगे, उसका भी डट कर मुकाबला किया जाएगा। ये अगले 4 साल ऑब्वियसली दुनिया एक नए ब्लॉक की तरफ बढ़ रही है। अगले 4 सालों में कौन किसके साथ होगा इस बात का भी फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान किस ब्लॉक को ज्वाइन करता है या फिर ये दोनों तरफ गुडी गुडी खेलेंगे और कभी इधर कभी उधर, इस चीज का भी फैसला पाकिस्तान को करना होगा। इंडिया किस ब्लॉक का हिस्सा बनेगा, ऑब्वियसली उन्होंने तो फैसला कर लिया, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। पैसे की बुनियाद पर अपने ताल्लुकात को वो तोलते हैं। अमेरिका ने जब भी धमकी देने की कोशिश की तो उन्होंने उस पैसे की बुनियाद पर, चूंकि स्ट्रांग इकोनॉमी है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, अभी उन्होंने अमेरिका से बहुत सारा जो है वो असलहा भी लिया, कुछ इक्विपमेंट भी लेकर आए, जहाज भी खरीद कर आए। तो वो तो उनके खरीदार हैं, यानी एक तरह से वो उनके कस्टमर हैं, तो वो कस्टमर्स को तो इनकार नहीं किया जाता और ना ही उनसे ताल्लुकात खराब किए जाते हैं। यही हाल आपको सऊदी अरब का नजर आएगा। तो बाकी जो ममालिक हैं उन्हें अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के आज के इस एपिसोड के बाद वो कहां पर स्टैंड करते हैं। बाज लोग ये समझते हैं पाकिस्तान के लिए शायद ये खुशखबरी है मौजूदा रजीम के लिए, और जो कुछ आज यूक्रेनी सदर के साथ हुआ इसे वो एक ठंडी हवा का झोंका तस्वुर कर रहे हैं। और रूसी वजारत खारजा ने कहा कि ट्रंप और नायब सदर ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो एक मौजज़ा है। ऑब्वियसली जो पुतिन की एडमिनिस्ट्रेशन है और उनका और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे और माजी में भी इस हवाले से बहुत सारी स्टोरीज इलेक्शन के तनाजुर में हम सुन चुके हैं। तो अमेरिका चाहता है कि इसका हल निकले, लेकिन मैं आपको एक खबर ये दे दूं व्यूअर्स कि यूरोपीय यूनियन ऑब्वियसली इस वक्त जरूर उनके लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने आने वाले दिनों में अमेरिका को इनकार करना है, इकरार करना है और उनकी क्या पोजीशन होगी। और अगर ये मामला इसी तरह चलते रहे और अमेरिका अब अपने पैसे भी वापसी का मुतालबा कर सकता है और मादरियात के हवाले से अगर डील नहीं होती तो फिर यूरोपीय यूनियन यूक्रेन के मामले पर कहाँ स्टैंड करता है। ये भी याद रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन के अंदर जितने भी ममालिक आते हैं, यूक्रेन को सपोर्ट क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि अगर रूस आगे बढ़ता है और यूक्रेन के ऊपर कब्जा करता है तो फिर अगली बारी उसके बाद यूरोपीय यूनियन में शामिल दीगर ममालिक क्यों नहीं थी। तो एक रुकावट या एक लाइन ऑफ जो डिफेंस है वो क्रिएट किया गया ताकि रूस उससे आगे ना निकले। और फिर जो आपके इत्तेहादी रहे, जंग अजीम जो पहली है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, और उन इत्तेहादियों को दोबारा जो कूदना पड़ा क्योंकि वो नहीं चाहते, चाहे वो चाइना हो चाहे वो रूस हो, वो किसी तरह यूरोप के ऊपर कब्जा करे या यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जंग शुरू हो। और अगर ये खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया तो यकीनन जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना कि तीसरी जंग शुरू हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 आप स्टार्ट करने लगे, तो वो गलत नहीं कह रहा। तो इस तनाजुर में अब यूरोप को भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने किसके साथ जाना है और इस सिचुएशन को कैसे डिफ्यूज किया जा सकता है। तो अमेरिका जी, उसने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आने का ऐलान कर दिया है और इंटरेस्टिंगली वो लड़ाई की बात नहीं कर रहा, वो अमन की बात कर रहा है और उसकी कुछ शराइत हैं। अब देखना ही होगा कि यूक्रेन इन शराइत को मानता है या नहीं मानता है। पर जी, आज की हमारी नशिस्त थी। अपने कमेंट्स भेजें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।